एवरीवन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं विवेक कुमार तिवारी हमारे प्रिय सर श्री CP यादव जी की गाइडेंस में एक नया बैच हिंदी माध्यम का लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश माध्यम का बैच ऑलरेडी चलता रहेगा और वो बैच CP यादव सर ही कंटिन्यू करते रहेंगे। CP यादव सर की गाइडेंस में समाज कार्य में, सोशल वर्क में हिंदी का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं मेरे बारे में, और इसके बाद हम आगे सिलेबस डिस्कशन करेंगे और ये बताएंगे कि इस सिलेबस के अंतर्गत हम आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रदान करेंगे। तो आइए देखते हैं ये मेरे बारे में। आप यहाँ देख लीजिएगा UGC नेट सोशल वर्क सिलेबस। तो UGC नेट का जो सोशल वर्क का सिलेबस है टोटल 10 यूनिट में है। आज हम इसे यहाँ पर हिंदी में डिस्कशन करेंगे। हिंदी में डिस्कशन करने का उद्देश्य ये है क्योंकि हिंदी माध्यम का बैच है, इस वजह से हिंदी में सिलेबस डिस्कशन करना और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। ओके, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि कोई ना कोई मोटिवेशन हमारे पास बहुत ज़रूरी है कि रहे, ताकि हम आगे चीज़ों को कंटिन्यू करते रहें। तो कैसे मिलेगी मोटिवेशन? तो हमें अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा कोशिश जारी रखनी चाहिए, कोशिशें करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिशें ही कामयाब होती हैं। यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि हम इस हिंदी माध्यम के बैच में कौन कौन सी फैसिलिटी आप लोगों को प्रदान करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए जो हमारे छात्र छात्राएँ इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, उनकी सफलता ही हमारा प्रथम लक्ष्य होगा, और इसलिए हम उन्हें जितनी सुविधाएं हो सकती हैं प्रदान करेंगे। और यहाँ पर कुछ सुविधाएं मेंशन की गई हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार सभी 10 यूनिट के नोट्स आपको प्रदान किए जाएंगे। साथ ही सभी 10 यूनिट के पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र होते हैं, जिसे हम PYQ बोलते हैं, PYQ ये भी प्रदान किए जाएंगे। और साथ ही आवश्यकता अनुसार अभ्यास प्रश्न, जिसे मॉक टेस्ट बोलते हैं, वो भी प्रदान किया जाएगा। संभावित और महत्वपूर्ण सामयिक नोट्स दिए जाएंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सभी हम आपको प्रदान करेंगे। समय समय पर ऑनलाइन कक्षाएं होती रहेंगी, और साथ ही आवश्यकता अनुसार अगर आपके फिर भी कोई डाउट होते हैं तो उसके लिए स्पेशल हम लोग सेशन आयोजित करेंगे। आगे अगर हम डिस्कशन करें तो आगे हमारा सिलेबस आ जाता है, और सिलेबस में जैसा कि हमने बताया आपको 10 यूनिट हैं। ठीक है, 10 यूनिट हैं सिलेबस में, और इन 10 यूनिट को जो है एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2019 में जो हमारा सिलेबस अपडेट किया गया है, उसी के आधार पर ये सिलेबस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। कोड इस सब्जेक्ट का 10 है, और विषय जिसकी हम बात कर रहे हैं वो समाज कार्य है, यानी सोशल वर्क है। आइए आगे देखते हैं। पहली यूनिट है समाज कार्य की प्रकृति और विकास, यानी इसका नेचर कैसे है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सब बातें यूनिट फर्स्ट में हम देखेंगे। इन सभी यूनिट्स की चर्चा विस्तार से हम आगे करेंगे। अभी आप धैर्य बनाए रखें। समाज, मानव और व्यवहार, समुदाय, ये हमारा सेकंड यूनिट होगा। इसमें हम सोसाइटी, ह्यूमन नेचर एंड कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तियों और समूहों के साथ समाज कार्य, यानी कि सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, ये सब चीज़ें हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। आगे अगर हम बात करें यूनिट 4, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे समुदायों और सामाजिक क्रिया के साथ समाज कार्य, यानी कम्युनिटी और सोशल एक्शन के साथ सोशल वर्क कैसे इंटरेक्ट करता है, ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। यूनिट 4 में समाज कार्य में शोध, मात्रात्मक और गुणात्मक उपागम, यानी कि जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच होती है, उसके माध्यम से हम यूनिट 5 में इसको पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद जो यूनिट 6 है, उसमें प्रशासन यानी गवर्नेंस, कल्याण और विकास, यानी कि वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, और उससे रिलेटेड जो सेवाएं होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही हमारे जो यूनिट
नेक्स्ट है यानी कि यूनिट 7, इसमें हम सामाजिक नीति, नियोजन एवं सामाजिक विकास पर चर्चा करेंगे। सोशल पॉलिसी, प्लानिंग एंड सोशल डेवलपमेंट पर हम बात करेंगे। हमारी जो अगली यूनिट है जिसे हम यूनिट 8 के नाम से जानते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस, मानव अधिकार और समाज कार्य अभ्यास। सामाजिक न्याय में हम देखेंगे गांधी जी के सोशल जस्टिस पे क्या थॉट थे और सन यात सेन जो चीन के राष्ट्रपिता हैं उनके क्या थॉट थे। तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हम विभिन्न प्रकार की थ्योरी को एलेबोरेट करके उसको विस्तार के साथ समझेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपसे छूटे ना और आप निश्चित सफलता प्राप्त करें। आगे हम देखेंगे समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र कि समाज कार्य किस क्षेत्र में वर्क करता है और उन सब चीज़ों को हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। हमारी जो लास्ट यूनिट है समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र 2, इसमें भी हम उससे आगे की चीज़ें देखेंगे जो समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र 1 में शामिल नहीं की गई हैं। तो आइए एक यूनिट की हम जो है सिलेबस को विस्तार से देखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो यूनिट 1, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देखते जाइए। समाज कार्य की परिभाषा होगी। इसमें समाज कार्य की परिभाषा नेशनल लेवल पे क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या है और विभिन्न प्रकार के जो सोशल वर्क के क्षेत्र में जो थिंकर हैं उन्होंने किस प्रकार समाज कार्य को परिभाषित किया है, ये सब चीज़ें देखेंगे। इसका विषय क्षेत्र देखेंगे, प्रिंसिपल इसमें जो हैं ये देखेंगे, नेचर देखेंगे और विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो इसमें दी गई हैं। ऐतिहासिक विकास का इसका क्या क्रम है, विश्व में, यूके में, यूएसए तथा भारत के संदर्भ में विशेष तरीके से इसके देखेंगे। व्यावसायिक सामाजिक कार्य का विकास किस प्रकार हुआ, ये सब चीज़ें इसमें समझेंगे। साथ ही 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो समाज सुधारक थे उनका क्या योगदान रहा, वो बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। भारत में समाज कार्य के व्यवसाय के रूप में समाज कार्य अभ्यासकर्ताओं के मूल्यपरक मान्यताएं क्या थी, सच क्षमताएँ और आचार संहिता, ये सब चीज़ें इस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पर हम यूनिट 1 में ही कुछ थ्योरी यानी सिद्धांत भी डिस्कस करेंगे। समाज कार्य अभ्यास का बदलता हुआ जो प्रसंग है यानी कि पहले से अभी तक कुछ जो चेंजेस हुए हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। नवीन दृष्टिकोण की जो है प्रयोग करते हुए उनकी चुनौतियाँ, प्रवृत्तियाँ, ये सब चीज़ें देखेंगे। साथ ही अगर हम बात करें विविध प्रवेश में समाज कार्य अभ्यास, विविध प्रवेश का मतलब होता है विभिन्न सेक्टर में, जैसे कि परिवार है, बाल एवं युवा कल्याण है, उद्योग है, वृद्ध व्यक्तियों, दिव्यांग, पर्यावरण, महिला कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल और आपदा प्रबंधन। इन सब के जो क्षेत्र हैं इनमें समाज कार्य किस प्रकार वर्क करता है, अभ्यास करता है, इस पर हम यूनिट 1 में डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक हमारी यूनिट 1 होती है। इसके बाद हमारी यूनिट 2 स्टार्ट होती है और यूनिट 2 में आप देखेंगे हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो यूनिट 2 में हम कुछ समाज शास्त्री संकल्पनाएं पढ़ेंगे। समाज शास्त्री यानी कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड, सामाजिक संरचना यानी कि सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूट, सामाजिक समूह यानी सोशल ग्रुप और साथ ही इसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरी होगी वो सोशलाइजेशन, जहाँ से हर बार प्रश्न जनरली आती ही है, सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल और सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। साथ ही इसमें प्रकार्यवादी संघर्ष और द्वंद्वात्मक या संरचनात्मक, संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, इन सब चीज़ अप्रोच के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। सामाजिक व्यवस्थाएं और स्त्रीकरण, जैसे सामाजिक व्यवस्थाएं, परिवार और धर्म, सामाजिक स्त्रीकरण यानी स्ट्रक्चर जो है, मार्क्सवादी कैसे विचारधारा रखते हैं, प्रकार्यवादी क्या बोलते हैं, वेबरवादी क्या कहते हैं, इन सब अप्रोच को यहाँ पर हम देखेंगे। साथ ही मानव व्यवहार, सामान्य तथा असामान्य व्यवहार के निर्धारक तत्व, मानव विकास और विभिन्न प्रकार की जो विकास की अवस्थाएं हैं, प्रसव पूर्व अवस्था, ये किशोरावस्था, ये सब यहाँ पर हम देखेंगे। व्यक्तित्व के सिद्धांत की बात करेंगे, मनोविश्लेषण, सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत की बात करेंगे, यहीं पर स्किनर के सिद्धांत की यहाँ पर बात की जाएगी और मानवतावादी सिद्धांत जो कि अब्राहम मैस्लो और विभिन्न थिंकर ने इसको दिया है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
साथ ही समाज मनोविज्ञान की बात करेंगे, सोशल साइकोलॉजी की बात करेंगे, और सामाजिक प्रत्याक्षण, अभिवृत्ति निर्धारण, परिवर्तन एवं माप, संचार, सामूहिक व्यवहार के जो सिद्धांत हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे। समुदायों के प्रकार की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में समुदाय किस प्रकार के होते हैं, नगरीय क्षेत्र में किस प्रकार के होते हैं, जनजाति और आभासी समुदाय, आभासी मतलब वर्चुअल कम्युनिटी, और विविध असुरक्षित समूह वर्ग जैसे महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, दलित, इन सब के संदर्भ में हम विशेष चर्चा करेंगे यूनिट सेकेंड में। यूनिट थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट थर्ड में बहुत सारी चीज़ें जो समाज कार्य में बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न हर बार आते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत समाज कार्य और उससे संबंधित जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। सामाजिक परिवेश क्या होता है वो चीज़ें यहाँ पर हम समझेंगे, और साथ ही पर्सन इन एनवायरनमेंट फिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको यहाँ पर हम देखेंगे। व्यक्तिगत समाज कार्य अभ्यास के संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ पर हम डायग्नोस्टिक अप्रोच देखेंगे, फंक्शनल अप्रोच देखेंगे, और प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच के तहत इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। पर्लमैन का 4P मॉडल हम आपको इसके अंतर्गत बताएंगे, जो कि लगभग हर बार किसी न किसी फॉर्म में या किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे व्यक्तिगत समाज कार्य की प्रक्रिया एवं प्रविधियों की, उस कौन कौन सी प्रक्रियाएं प्रयोग होती हैं, जैसे कि साक्षात्कार है, व्यक्तिगत अध्ययन है, इंटरव्यू है, और विभिन्न प्रकार की चीज़ें यहाँ पर जो है होती हैं, टेक्निक्स हैं जो हम चर्चा करेंगे। अगर हम सोशल ग्रुप पर यानी सामाजिक समूह कार्य की बात करें, सामूहिक समाज कार्य की बात करें तो यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं दी गई हैं थिंकर्स के द्वारा, समूह की संरचना के बारे में, वर्गीकरण के बारे में, समूह कैसे कार्य करता है, गठन क्या होता है, पहचान क्या होती है, और पारिस्थितिकीकरण मुद्दे जो भी उससे रिलेटेड हैं वो हम देखेंगे। सामूहिक समाज कार्य की प्रक्रिया तथा समूह गतिविधि के बारे में बात करेंगे इसी यूनिट में हम, और इसमें नेतृत्व के सिद्धांत, निर्धारक तत्व, समस्या समाधान की प्रक्रिया और इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। व्यक्तिगत समाज कार्य तथा सामूहिक समाज कार्य अभ्यास के जो कार्यस्थल हैं, जैसे सेवार्थी समूह है, बच्चे हैं, और स्वास्थ्य संबंधित जो बातें होती हैं, महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, दलित समूह, धार्मिक समूह, अल्पसंख्यक, समलिंगकामी स्त्री पुरुष। समलिंगकामी का मतलब होता है होमोसेक्सुअल, जो इसको हम वहाँ पे समझेंगे डिटेल से। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग होता है उन पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसे EWS या कभी कभी अन्य नामों से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं कि जो यूनिट 4 है उसमें कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि समुदाय और सामाजिक क्रिया के साथ समाज कार्य, सामुदायिक संगठन, संकल्पना, परिभाषा, विषय क्षेत्र, और भारत तथा UK में इसके संदर्भ में के कौन कौन सी बातें हुई, इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, USA में इसके बारे में क्या क्या विचारधाराएं हैं, क्या क्या थ्योरीज हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं, और किस प्रकार वहाँ पर सामुदायिक संगठन का विकास हुआ, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इसमें जो निहित चरण हैं, विधियाँ हैं, सिद्धांत हैं और प्रिंसिपल हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूनिट 4 में। यूनिट 4 में साथ ही हम सामुदायिक संगठन यानी कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की जो अप्रोच होती हैं उन पर चर्चा करेंगे, और उसी से संबंधित जो नेतृत्व, विकास और लीडर भागीदारी और गठबंधन की जो गठबंधन विकसित करने की जो विधियाँ हैं उन सब चीज़ों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सामाजिक क्रिया और सामाजिक आंदोलन की बात करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से आप जानते हैं कई बार क्वेश्चन आते हैं, आते रहते हैं और आते रहेंगे। इसकी जो है संकल्पना को अच्छे से समझेंगे, इतिहास सामाजिक कार्य की विधि की समझेंगे, और सोशल एक्शन यानी सामाजिक क्रिया को यहाँ पर डिटेल्स के साथ हम चर्चा करेंगे। कोई भी पहलू आपके सब्जेक्ट का नहीं छूटेगा, ऐसी पूरी कोशिश की जाएगी। सामाजिक आंदोलन, उद्भव, प्रकृति, आंदोलनों के प्रकार, आंदोलन और नवीन सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत, ये सब चीज़ें यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सामाजिक आंदोलन में हम राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती, इन लोगों ने जो आंदोलन किए, और भी जो गांधी जी ने आंदोलन किए समाज से रिलेटेड, और भी जो इम्पोर्टेंट आंदोलन है वो हम देखेंगे। साथ ही यहाँ पर हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि जो सोशल एक्शन है और सोशल चेंज है उनमें और सामाजिक आंदोलन, इन तीनों का क्या आपस में क्या जो है एक हिसाब से क्या संबंध है आपस में, उस चीज़ को समझेंगे। फेनन की विचारधारा को समझेंगे, जूनियर लूथर जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विचारधारा को समझेंगे, गांधी जी की विचारधारा को समझेंगे, फ्रांसिस फेनन की विचारधारा को समझेंगे,
ये कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर हैं जहाँ से प्रश्न आते रहते हैं, और इन सब चीज़ों को हम देखेंगे आगे की क्लासेज में जब हम यूनिट 4 पढ़ेंगे। यूनिट 5 जो कि आपके पेपर 1 से भी रिलेटेड है, रिसर्च का यूनिट है, क्योंकि समाज कार्य में जब आप JRF करेंगे तब आप रिसर्च के क्षेत्र में जो है आगे बढ़ेंगे, और कभी कभी नेट के थ्रू भी लोग रिसर्च के लिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रिसर्च। तो इस संदर्भ में ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, विशेषकर जब पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में है, तो इस संदर्भ में हम विशेष फोकस करके इस यूनिट को देखेंगे। सोशल साइंस में जो शोध का मूलाधार है उस पर चर्चा करेंगे, उसका अर्थ क्या है, सोशल साइंस और समाज कार्य शोध की प्रकृति क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, इन सब चीज़ों पर हम आराम से बारी बारी से और डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही शोध की समस्या की पहचान कैसे की जाती है, उसका निरूपण कैसे किया जाता है, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, साहित्य समीक्षा कैसे की जाती है, परिकल्पना निरूपण इसे कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हाइपोथेसिस कैसे बनाई जाती है, इन सब चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। संदर्भ लेखन की शैली, पैराफ्रेजिंग, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कशन करेंगे। साथ ही आधारभूत सांख्यिकी संकल्पनाएं जो होती हैं, जैसे कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट, और जो है वर्णनात्मक और अनुमानिक सांख्यिक विधियाँ जो होती हैं, इन पर भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही गुणात्मक शोध की बात करें तो इसमें गुणात्मक शोध का अर्थ और उससे जुड़ी जो बुनियादी बातें होती हैं उन पर चर्चा करेंगे। मात्रात्मक तथा गुणात्मक शोध के उपागम के मध्य में अंतर को भी देखेंगे। शोध विकल्प और गुणात्मक आंकड़ा प्रबंधन, इन चीज़ों पर भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे, और क्षेत्र अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन, फोकस समूह चर्चा, इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। साथ ही हम आगे बात करेंगे गुणात्मक आंकड़ा प्रबंधन की, तो इसमें जो आंकड़े प्रबंधन की बातें की जाती हैं, जो उससे संबंधित विचार हैं, उससे संबंधित थ्योरी है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। इकाई 6 की अगर हम बात करें तो इकाई 6 बहुत इम्पोर्टेंट इकाई है, और यहाँ से लगभग जो है प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से आते हैं, कभी कभी 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक भी आ सकते हैं। तो इस संदर्भ में हम देखेंगे कि इसका इतिहास क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी प्रकृति क्या है, और समाज कल्याण प्रशासन होता क्या है, लोक प्रशासन से इसका क्या संबंध है, सामाजिक सुरक्षा प्रशासन क्या होता है, इन तीनों में क्या अंतर है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि कल्याण अभिकरण जो होते हैं, यानी कि वेलफेयर एजेंसियाँ जो होती हैं, जैसे कि सोसाइटीज हैं, न्यास हैं, इन सब चीज़ों का, इन जितनी भी संस्थाएं होती हैं, इनका कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे वर्क करती हैं, क्या चुनौतियां हैं, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। समाज कल्याण प्रशासन की संरचना पर चर्चा करेंगे, प्रशासनिक संरचनाएं क्या होती हैं, सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं, इन सब पर, और उनके प्रबंधन की जो शैली होती है उस पर चर्चा करेंगे। FCRA एक्ट को हम यहीं पर पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम NGO के प्रबंधन की बात करते हैं तो जो इंटरनेशनल NGO इंडिया में रह के काम करते हैं, या विभिन्न प्रकार के जो NGO होते हैं जो बाहर से फंड लेते हैं, उसको हम यहीं पर देखेंगे। साथ ही अगर हम आगे बात करें प्रशासन की कार्य नीति, क्रियाविधि, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, और धन और संसाधन जुटाना, यानी कि जो अनुदान सहायता होती है किस प्रकार जो उसको जुटाया जाता है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सामाजिक विपणन प्रक्रिया पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ हमारी यूनिट 7 आ जाती है, और यूनिट 7 में हम सामाजिक नीति, यानी कि सोशल पॉलिसी, प्लानिंग और सामाजिक विकास की बात करेंगे। सोशल पॉलिसी क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे कार्य करती है, इसका क्षेत्र क्या होता है, संदर्भ क्या होता है, इन सब चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही इसके ऐतिहासिक विकास का क्रम क्या रहा है, और बहुत सी विशेष बातें जो इसमें जानना चाहिए, उन सब पर चर्चा करेंगे, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों बनाई जाती हैं, नीतियाँ का उद्देश्य क्या होता है, कार्यान्वयन कैसा होता है, इन सब पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही आगे जब हम देखते हैं सिलेबस को, तो इसमें हम सामाजिक नियोजन यानी सोशल प्लानिंग की बात करते हैं। इससे पहले नीति निरूपण यानी पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं, कैसे पॉलिसी बनाई जाती है, क्या चरण होते हैं, कैसे निर्धारण होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे इसमें। ठीक है, भारत में सामाजिक नियोजन कैसे होता है, नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, और प्लानिंग आयोग जो इससे पहले काम कर रहा था वो सब देखेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं हम जब आपको पढ़ाएंगे तब ये भी बताएंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, भारत को पंचवर्षीय योजना का ख्याल कहाँ से आया, क्यों आया, और कहाँ से प्रेरित होकर पंचवर्षीय योजना भारत में लागू की गई, ये सब चीज़ें हम डिटेल से वहाँ पर चर्चा करेंगे।
अभी के लिए यहाँ पे ये जो है केवल सिलेबस समझना है, इस वजह से हम ज़्यादा बात को आगे विस्तारित नहीं कर रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन में भारत का विकास नियोजन को प्रेरित करने वाले जो कारक हैं, नीति आयोग की भूमिका, मैंने अभी चर्चा की नीति आयोग के बारे में, और इससे पहले प्लानिंग आयोग था। इन सब चीज़ों पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे, और करेंगे इसलिए भी क्योंकि ये प्रश्न सिलेबस में तो दिए ही गए हैं, मतलब सिलेबस में तो ये टॉपिक है ही हैं। ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं अदर एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद। साथ ही सामाजिक विकास, जैसे समाज विकास के सकारात्मक और नकारात्मक आयाम हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। संकल्पना क्या है, थ्योरीज क्या हैं, भारत में विकास में ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ क्या है, कैसे विकास हुआ इसका, धारणीय विकास क्या है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसकी संकल्पना कैसे आई, क्या मुद्दे हैं, कैसे निर्धारण किया जाता है, कितने गोल्स हैं, SDG गोल की चर्चा हम यहीं पर करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। इसी के साथ हमारी यूनिट समाप्त होती है और यूनिट 8 आ जाती है। यूनिट 8 में जब हम आते हैं तो हम यहाँ पर भारत का संविधान, जो कि आर्टिकल से हर बार प्रश्न आते हैं, तो ये इसको हम विशेष तरीके से और अच्छे से यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। उद्देशिका पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद, इन सब चीज़ों पे विस्तार से डिस्कशन करेंगे ताकि कोई भी प्रश्न आपका यहाँ से मिस ना हो। समाज कार्य व्यवसाय के जो विशिष्ट मूल्य हैं उन सब पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि सामाजिक न्याय और नेतृत्व, समुदाय के निर्माण, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, प्रौद्योगिकी परिवर्तन के लिए एक योजना, दूरदृष्टि को प्रोत्साहित देना, चिंतन, संयोजन और पुनर्निर्माण, रूपावली, नीतियाँ, ये सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और सोशल जस्टिस के संदर्भ में तो विशेष बातें होंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोशल जस्टिस से ऑलरेडी रिलेटेड हैं। गांधी जी की थ्योरी को यहाँ पर अगेन अभी हमने डिस्कस किया है, फिर से यहाँ पर सोशल जस्टिस का जो टॉपिक है तो रिलेट करके अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इसके जो है सामाजिक न्याय के उपकरण क्या होते हैं, संविधान, आधुनिक संरचना और भारतीय विधिक प्रणाली में इसके बारे में क्या कहा गया है, दबाव गुट क्या होते हैं यानी प्रेशर गुट क्या होते हैं, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। सिविल सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, इनकी भूमिका को समझेंगे। सांविधिक निकाय हैं विभिन्न प्रकार के, उनको देखेंगे। मानव अधिकार के इतिहास को देखेंगे, कितने प्रकार के मानव अधिकार होते हैं, उन सब चीज़ों को समझेंगे। भारत में मानव अधिकारों को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, उनके संरक्षण को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं और इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। साथ ही मानव अधिकार तथा समाज कार्य के संदर्भ में हम विभिन्न प्रकार की जो आचार संहिता होती हैं, उनके मानव अधिकार संरक्षण के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, समाज कार्य अभ्यास में मानव अधिकार के संदर्भ में जो बातें की गई हैं, मानव अधिकार के परिप्रेक्ष्य में जातीय संवेदनशीलता के बारे में, नारी अधिकारवादी अभ्यास के बारे में हम लोग यहाँ पर जो है विशेष और विधिवत चर्चा करेंगे। मानव अधिकारों का उल्लंघन तथा समाज कार्य अभ्यास, मानव अधिकारों का जब उल्लंघन होता है, समाज कार्य किस प्रकार उन चीज़ों के साथ वर्क करता है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। मानवाधिकार उल्लंघन के लिए जो संस्थाएं बनी हैं, जैसे UNHCR है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं जो हैं, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद यूनिट 9 आती है और यूनिट 9 में हम देखते हैं समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र। तो समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित समाज कार्य अभ्यास का क्षेत्र, वयोवृद्ध व्यक्ति यानी कि जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, या कभी कभी हम इन्हें सीनियर सिटीजन भी बोल देते हैं, दिव्यांग यानी कि जो डिसएबिलिटीज पर्सन होते हैं, महिलाएं, पुरुषों से संबंधित समाज कार्य, और साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे श्रम कल्याण। श्रम कल्याण जो कि गांधीयन फिलॉसफी का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है बिंदु है, उसको समझेंगे। यहाँ पर कार्मिक प्रबंधन के बारे में समझेंगे, मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में समझेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप जो है मैनेजमेंट। इसके बाद साथ ही हम ये देखेंगे कि जो मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या है, मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके संदर्भ में हम बात करेंगे और उनके क्या उत्तरदायित्व होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, उन सब जो है चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य रोग से संबंधित जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी जो है कार्यक्रम भारत सरकार ने चलाए हैं, वो सब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और इनसे संबंधित जो भी थ्योरीज हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। महामारी विज्ञान, भौतिकी, प्रकार, असामान्य व्यवहार, मनोभाजन, मनोदशा विकास, इन सब चीज़ों पर हम जो है
बिल्कुल आराम से और अच्छे से डिस्कशन करेंगे, विधिवत डिस्कशन करेंगे विस्तार से, ताकि एक भी प्रश्न आपका यहाँ से ना छूटे। और अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम में भी यहाँ से एक प्रश्न आया था, जो 2023 का दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड एक प्रश्न आया था। यहाँ पर हम आगे देखेंगे जो हमारा अगला सिलेबस का टॉपिक है, जड़ और रोग के चपेट में आने से संबंधित सिद्धांत। जड़ के मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय सिद्धांत, वह वृद्ध व्यक्ति जो हैं उनकी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शारीरिक आवश्यकताएं और समस्याएं उनकी क्या हैं, उपेक्षा, दुर्व्यवहार और हिंसा और परित्याग के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकार तथा समाज कार्य हस्तक्षेप, और समाज कार्यकर्ता उन चीज़ों से कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे उन चीज़ों को डील करता है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। साथ ही अगर हम बात करें दिव्यांग व्यक्ति, तो दिव्यांग व्यक्ति मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ इसको या पढ़ता हूँ तो विधिवत डिटेल से पढ़ता हूँ। इस पर हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे ताकि ये आप कभी नहीं भूलेंगे। और हमेशा यहाँ से जब भी आपको किसी भी एग्ज़ाम में UGC नेट विशेष सोशल वर्क से रिलेटेड एग्ज़ाम जो होते हैं, वहाँ पर आप इस प्रश्न को, यहाँ से संबंधित प्रश्नों को कभी गलत नहीं करेंगे। इसके साथ हम देखेंगे लिंग और विकास, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति, रोजगार तथा जीविका के क्षेत्र में लिंग भेद की अभिव्यक्ति, निर्णयन, गरीबी का नारीकरण, लिंग आधारित हिंसा का प्रकटन, संवैधानिक तथा विधायी सुरक्षा उपाय एवं सामाजिक कार्य हस्तक्षेप। इसका मतलब होता है जो है लिंग और विकास का मतलब है कि जैसे कि हम देखते हैं हमारे जो है समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है, शिक्षा से लेकर घरेलू कार्यों से लेकर आर्थिक जो है मामले में, अवसरों के मामले में। तो यहाँ पर लिंग का मतलब होता है जेंडर का, मेल और फीमेल में जो भेदभाव होता है उससे संबंधित चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। साथ ही यहाँ पर हम श्रम कल्याण और मानव संसाधन को लेकर जो भारत सरकार की योजनाएं हैं और पॉलिसीज़ हैं, विभिन्न प्रकार के थ्योरीज, एक्ट और विभिन्न प्रकार की जो प्रणालियाँ होती हैं, कार्य निष्पादन प्रणाली, सिक्स सिग्मा प्रणाली और जो व्यवहारिक मुद्दे हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे। साथ ही कॉर्पोरेट अभिशासन के बारे में भी बात करेंगे और इसकी जो संकल्पना है, उद्देश्य है, थ्योरी है, उन सब चीज़ों को देखेंगे। भारत सरकार ने अभी विभिन्न प्रकार के जो है श्रम संहिताओं को जो है नए सिरे से निर्धारित किया है, कुछ संशोधन किया है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कार्मिक प्रबंधन तथा औद्योगिक संबंध में जो हमारा जो है डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, उसको भी यहाँ पर हम विस्तार से देखेंगे, ILO के संदर्भ में बात करेंगे। और साथ ही जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं कार्मिक प्रबंधन को लेकर, औद्योगिक संबंध को बेहतर बनाने के लिए जो भी इससे रिलेटेड एक्ट हैं, उन सभी एक्ट को यहाँ पर हम विधिवत तरीके से डिस्कशन करेंगे। बच्चों से संबंधित औद्योगिक जो है बच्चों से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं विभिन्न एक्ट में, उन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। और साथ ही और दूसरी इम्पोर्टेंट बातें जो यहाँ पर होंगी, सामूहिक सौदेबाजी, इन सब चीज़ों पर भी विशेष फोकस रहेगा। जहाँ से प्रश्न जनरली आते हैं उन सब चीज़ों को हम विधिवत कवर करेंगे। इस वजह से आप धैर्य बनाए रखना, आराम से हम इस बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथ ही हम आगे अगर यूनिट 10 की बात करें तो यूनिट 10 में हम देखते हैं, यूनिट 10 को हम अभ्यास समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र सेकंड के नाम से जानते हैं। और यूनिट 10 में हम सामाजिक प्रतिरक्षा और सुधारपरक सेवाओं के बारे में बात करते हैं। परिवार बच्चों के साथ परिवारों और बच्चों के साथ समाज कार्य और उससे जो है समाज कार्य आपदा प्रबंधन का क्या संबंध है, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कशन होता है। साथ ही सामाजिक प्रतिरक्षा की बात करेंगे, संकल्पना इसकी क्या है, इसका दर्शन क्या है, बदलते आयाम में कौन कौन सी चीज़ें उभर निकल कर सामने आ रही हैं, कानून के साथ जिन बच्चों का विवाद होता है उनको कैसे डील करेंगे, किशोर गली कूचों में जो श्रमजीवी बच्चे होते हैं उन पर कैसी कौन कौन से उनके लिए नियम कानून बनाए गए हैं, उनको उनके संघर्ष को कम करने के लिए भारत सरकार या सोशल एक्टिविस्ट जो भी कुछ कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे। साथ ही हम यहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जो रिलेटेड टॉपिक यहाँ पर लिए गए हैं, जैसे परीक्षा अधिनियम है और जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं, उन सब चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अधिनियम और आपराधिक न्याय प्रणाली यानी कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और एक्ट, जो एक्ट यहाँ पर दिए गए हैं उन पे तो हम डिटेल विधिवत चर्चा करेंगे ही।
अच्छे से चर्चा करेंगे। साथ ही जो मेंशन एक्ट यहाँ पर नहीं है, जहाँ से प्रश्न आते हैं, उन पर भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। और जो एक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, इनको एज ए जो यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर जो है 1985 होगा, 1986 नहीं है, तो इसको एक बार आप देख लेना। परिवारों के साथ समाज कार्य विकासात्मक अवस्थाएं, परिवार अभिरचना, परिवार गतिकी और परिवार की कार्य पद्धति, इन सब चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। सैद्धांतिक प्रारूप को देखेंगे, मॉडल्स को देखेंगे, सरकम्प्लेक्स मॉडल, मैकमास्टर मॉडल, स्ट्रक्चर मॉडल, इन सब चीज़ों को, इन सारे सिद्धांतों को हम, इन मॉडल्स को विस्तार के साथ डिस्कशन करेंगे। बाल विकास के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसकी संकल्पना, इसका दर्शन, ऐतिहासिक संदर्भ, भारत में बच्चों की स्थिति और जो हमारी डेमोग्राफी है उसको हम आराम से यहाँ पर चर्चा करेंगे। जनगणना विषयों पर माल्थस का सिद्धांत आपको बताएंगे, जहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एक बार प्रश्न आया था, फादर ऑफ जो है डेमोग्राफी किसे कहा जाता है। तो हम जब आपको माल्थस के सिद्धांत के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी डेमोग्राफी से रिलेटेड जो नई बातें हैं और पुराने सिद्धांत में जो बातें बताई गई हैं, नेस्टीन का सिद्धांत भी वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जब जनगणना के बारे में पढ़ाएंगे। यहाँ से प्रश्न जनरली पूछे ही जाते हैं। बच्चों के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो बच्चों को लेके बहुत सारी नीतियाँ, कार्यक्रम, बहुत, जब भारत सरकार 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद से ही जैसे जैसे जो है ज़रूरत पड़ी, बच्चों के लेके बहुत सारी नीतियाँ बनाई गई, कार्यक्रम बनाए गए। और 1959 में जो है बच्चों से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम और जो है पॉलिसीज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई। वहाँ पर हम देखेंगे जो है क्लास के अंदर डिटेल से, यहाँ पर केवल हम समझते हैं। तो संवैधानिक प्रावधान जो हैं, आर्टिकल जो भी बच्चों से रिलेटेड है, चाहे वो 45 हो, चाहे वो 21A हो, या जो भी आर्टिकल है जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी दिए गए हैं, एक आर्टिकल बच्चों से संबंधित, उन सब जो है, या आर्टिकल 24 की अगर हम बात कर लें तो इन सब आर्टिकल्स को हम बिल्कुल विधिवत तरीके से और सरल भाषा में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय बाल नीति पढ़ेंगे, राष्ट्रीय बाल नीति का उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या हैं, बच्चों को लेकर इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बच्चों को लेकर कौन से कार्य किए जा रहे हैं, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, विशेषकर UN, उनमें कौन से कन्वेंशन हुए हैं बच्चों से संबंधित। साथ ही दत्तक ग्रहण यानी कि एडॉप्शन से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, जो भी संस्थाएं कार्य कर रही हैं भारत में, विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। बाल विवाह को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन पर यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे और हमारे सिलेबस का पार्ट भी है, वो और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। साथ ही पर्यावरण समाज कार्य, इन्वायरमेंट और सोशल वर्क का क्या रिलेशन है वो भी हम अच्छे से समझेंगे, और इन्वायरमेंट के साथ सोशल वर्क कैसे कार्य करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। कारण और परिणाम देखेंगे। महिलाओं, गरीबों, उपांत समूह तथा स्थानीय आबादी पर विभेदक प्रभाव देखेंगे। मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण को देखेंगे, और पर्यावरण को तो आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्वच्छ पर्यावरण के जो है स्वच्छ पर्यावरण को हमारा जो है फंडामेंटल राइट घोषित किया है। तो इस सब चीज़ों को हम अच्छे से देखेंगे, क्योंकि जो है हमारा स्वच्छ पर्यावरण नहीं होगा तो हमारी लाइफ प्रभावित होगी। तो इस वजह से जीवन के अधिकार के तहत पर्यावरण का भी अधिकार शामिल है। साथ ही पर्यावरण प्रबंधन को लेकर सरकार की कौन सी पॉलिसीज हैं, विभिन्न एक्ट को देखेंगे यहाँ पर हम, और समाज कार्य किस प्रकार उन चीज़ों को डील करता है, कैसे कार्य करता है पर्यावरण के साथ। पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न लोगों, जो हमारे उपांत समूह हैं, गरीब, महिलाएं, पुरुष हैं, इन सब चीज़ों के जीवन को, इन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार कार्य करता है। साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे समाज कार्य और आपदा प्रबंधन। समाज कार्य और आपदा प्रबंधन को हम विशेष तरीके से पढ़ेंगे। अभी हाल ही में दिल्ली में भी जो है 2023 में बाढ़ आई है, और चेन्नई में भी अभी बाढ़ आई है। तो विभिन्न प्रकार की आसाम की घटना है,
यानी कि भारत के बहुत सारे राज्य बाढ़ से प्रभावित होते हैं। न केवल बाढ़, बहुत सारी दूसरी प्राकृतिक और मानवजनित आपदाएं समय समय पर देखने को मिलती हैं। तो इसको हम विधिवत चर्चा करेंगे यहाँ पर, और ये देखेंगे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। इसकी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा से पहले क्या किया जा सकता है, आपदा के दौरान क्या किया जा सकता है, और आपदा के बाद कौन कौन से स्टेप उठाए जाते हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। NDMA एक्ट, जो कि भारत सरकार ने 2005 में स्पेशल आपदा प्रबंधन को लेकर डिज़ाइन किया है, उसके बारे में हम विधिवत चर्चा करेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है समाज कार्य का। यूनिट 10 पूरे यहाँ पे पूरे होते हैं, और ये यूनिट 10 यहाँ पर पूरे होते हैं सोशल वर्क के। हिंदी में यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन किया गया है, ताकि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ तक इस वीडियो में आज यहीं तक है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से फ़ोन नंबर दिया गया है, आप लोग कमेंट करके और मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।